नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक केमिकल प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव हुआ। विशाखापट्टनम के आरएस वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री प्लांट में केमिकल गैस की लीक हुई और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस जहरीली गैस से प्लांट के आसपास 3 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ है, जिससे 5000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। गैस रिसाव के बाद पूरे इलाके को खाली कराया गया। गैस रिसाव के चलते आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। वहीं मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। इधर गैस रिसाव की घटना और इसमें लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक केमिकल प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसके चलते अब 7 लोगों की मौत की जानकारी है। वहीं इस जहरीली गैस से प्लांट के आसपास के 3 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ है। गैस रिसाव के बाद पूरे इलाके को खाली कराया गया है। कई गांवों को खाली कराया गया है। गैस रिसाव के चलते आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। गैस रिसाव की घटना और इसमें लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। तो आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर छोटे छोटे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सांस लेने में सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, जिसके चलते बच्चों को भी तुरंत अस्पताल ले जाने की कवायद है। वहीं तमाम जो एहतियात है वो बरती जा रही है। लोगों को गांव से दूर भेजा जा रहा है। आसपास का जो क्षेत्र है, तकरीबन 3 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहीं पॉलीमर कंपनी में जहरीली गैस लीक हुई हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की जानकारी है। 2 तस्वीरें एम्बुलेंस में लोगों को ले जाती एम्बुलेंस नजर आ रही है, जिसमें तुरंत लोगों को अब यहां से अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि काफी गंभीर हो चुके हैं। 7 लोगों की मौत हो गई है। पहले जानकारी थी कि 2 लोगों की मौत हुई, उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर अब 7 हो गया है। आशंका है आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी कई लोगों की हालत नाजुक भी है। केमिकल प्लांट में जहरीली गैस लीक हुई है और इस जहरीली गैस लीक होने के चलते इससे आसपास के क्षेत्र में काफी प्रभाव पड़ा है। लोग काफी डरे हुए हैं, दहशत में हैं। कई गांवों को खाली करा लिया गया है। तकरीबन 3 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उस क्षेत्र में आने वाले लोगों को सांस लेने में अब तकलीफ हो रही है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर, फायर ब्रिगेड मौके पर और नेवी की टीम भी, ताकि लोगों को यहां से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सके। भगदड़ है, लोग परेशान हैं, भाग रहे हैं। 7 लोगों की मौत के बाद लोगों में डर और ज्यादा पैदा हो चुका है और उसके चलते पुलिस भी मौके पर मौजूद है, ताकि लोगों को एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ गैस रिसाव, यानी कि 2 संकट हैं जो कि इस वक्त विशाखापट्टनम के वेंकटपुरम गांव के आसपास देखने को मिल रहे हैं। एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री प्लांट में केमिकल गैस लीक हुई। ये गैस कैसे लीक हुई है, कारण क्या थे, क्या कोई लापरवाही थी, सब कुछ जांच का विषय है। फिलहाल तो आसपास का जो क्षेत्र है वहां के लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पहुंचाया जा रहा है। कई लोगों की हालत गंभीर है। एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और 7 लोगों की मौत के बाद अब दहशत और बढ़ गई है। तो गैस लीक कांड में पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए विशाखापट्टनम हादसे पर गृह मंत्रालय और एमडीएमए की अधिकारियों से बात की और इस पर करीब से नजर रखी जा रही है। विशाखापट्टनम के सभी लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। तो पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर इस पर गहरा दुख जताया और हर तरीके से मदद की उन्होंने बात कही। साथ ही और भी ट्वीट सामने आ रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, विशाखापट्टनम की घटना परेशान करने वाली है। एमडीएमए के अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों से बात की है। हम स्थिति पर लगातार और बारीकी से नजर रख रहे हैं। मैं विशाखापट्टनम के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके इस घटनाक्रम पर दुख जताया है। गैस लीक कांड पर गृह मंत्री का ट्वीट सामने आया और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। गैस लीक कांड मामले में राहुल गांधी का ट्वीट, मैं इसके बारे में सुनकर हैरान हूं।
अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से आग्रह करता हूं कि वे प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करें। उन लोगों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं जो इस हादसे में शिकार हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो अस्पताल में भर्ती हैं वो जल्द स्वस्थ हों। तो इस तरीके से अब ट्वीट सामने आ रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने, अमित शाह ने और साथ ही राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इस पूरे घटनाक्रम पर गहरा चिंता व्यक्त की है और सभी लोगों को स्वस्थ होने की कामना भी की गई है। तो जिस तरीके से 7 लोगों की मौत हुई है इस गैस लीक कांड मामले में, उसके बाद से इलाके में और दहशत है। अब लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से और ज़्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं और यही कारण है कि यहाँ पर अब जो राहत टीमें हैं वो भी पहुँच रही हैं ताकि लोगों को जो पैनिक हो रहे हैं वो शांत हो सके, उन्हें शांतिपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके, अस्पताल पहुंचाया जा सके। जिन लोगों को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है उनको उचित समय पर इलाज मिल सके, इसके चलते एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। तो वेंकटपुरम गांव है जहां पर एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री प्लांट में केमिकल गैस लीक हुई थी और इस गैस लीक के चलते तकरीबन 3 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो बुरी तरीके से प्रभावित है। जो इलाके में लोग रहते हैं उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, बुजुर्ग भी इससे प्रभावित हैं और यही कारण है कि यहाँ पर अब राहत टीमें पहुंचकर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की तैयारी में जुटी हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पॉलीमर कंपनी में जहरीली गैस रिसाव के चलते किस तरीके के हालात हैं वो आप देखिए, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी अब इससे डरे सहमे नजर आ रहे हैं। तो 3 किलोमीटर तक का ये पूरा इलाका पूरी तरीके से जहरीली गैस से फैल चुका है और संवाददाता संजय तिवारी जुड़ गए हैं। संजय, हालात काफी दयनीय हो चुके हैं, 7 लोगों की मौत हो चुकी है गैस लीक मामले में। रात को तकरीबन 3 बजे यह हादसा पेश आया है। एग्जैक्ट अंदर उस वक्त जिस समय लीकेज शुरू हुआ, कितने लोग अंदर थे ये बताने की स्थिति में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी नहीं है, लेकिन जो है जैसे ही लीकेज शुरू हुआ लोग भागे हैं वहाँ से। जरूर जाहिर तौर पर फैक्ट्री के अंदर भी लोग रहे होंगे और जो भागते समय एक आदमी की नाले में गिरकर मौत हो गई, एक आदमी छत से कूद गया, तो 2 लोग तो स्पॉट पर ही डेथ हुई थी, 5 लोग हॉस्पिटल में डेथ हुई है। तो कुल मिला के 7 लोगों की डेथ हुई है इस पूरे मामले में। जी, साथ ही कितने किलोमीटर तक इसका असर देखने को मिल रहा है? तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में ये जो है वो गैस का असर नजर आ रहा है और अभी फिलहाल अब धीरे धीरे, चूंकि रात 3:30 बजे तकरीबन ये हादसा पेश आया था, तो उसके बाद से अब स्थितियों में सुधार हो रहा है। हालांकि गैस की स्मेल यहाँ पर महसूस की जा रही है, जो है उसकी गंध है अभी, लेकिन उस पैमाने पे नहीं है जिस समय जो है लीकेज शुरू हुआ था। लीकेज को फिलहाल जो है रोक दिया गया है और स्थितियां अब धीरे धीरे सामान्य। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, संजय तिवारी बता रहे हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कई लोग पैनिक होकर भाग रहे हैं, वहां से भगदड़ सी मच गई। एक व्यक्ति जो कि भाग रहा था वो नाले में गिर गया, उसकी मौत हो गई। एक व्यक्ति छत से कूद गया और इस तरीके से भी अब लोग जख्मी हो रहे हैं और यही कारण है कि राहत टीमें पहुंच रही हैं ताकि आसानी से, आराम से लोगों को दूसरे स्थान ले जाया जा सके। और साथ ही न्यूज 18 पर इस वक्त की बड़ी खबर, श्रम सुधारों को लेकर आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। श्रम सुधार को लेकर होगा एमपी का नया मॉडल लॉन्च, रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने की तैयारी, 1000 दिन की कार्य योजना बनाने की तैयारी होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब श्रम सुधारों को लेकर आज बड़ा ऐलान सीएम कर सकते हैं और इसके चलते सीएम आज कई बैठकें भी लेंगे। आपको बता दें कि श्रम सुधार को लेकर एमपी का एक नया मॉडल लॉन्च होगा, जहां रोजगार के अवसर को बढ़ाने की तैयारी की जाएगी। बढ़ावा देने के लिए 1000 दिन की कार्य योजना बनाने को तैयारी होगी। भोपाल से खबर, एमपी में शराब पर लग सकता है कोरोना टैक्स। जी हां, कोरोना टैक्स लगाकर राजस्व की भरपाई करने की तैयारी में सरकार। सीएम शिवराज सिंह ने
कोरोना टैक्स लगाने के संकेत दिए। कल से ही एमपी में खुली हैं शराब दुकानें। यूपी समेत कुछ राज्य शराब पर लगा चुके हैं कोरोना टैक्स और यही देखते हुए अब मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिए हैं कि शराब बिक्री पर कोरोना टैक्स भी लगाया जाएगा ताकि राजस्व की भरपाई हो सके। तो यूपी समेत कुछ राज्य शराब पर टैक्स लगा चुके हैं, कोरोना टैक्स लगा चुके हैं। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह ने भी कोरोना टैक्स लगाने के संकेत कल से ही एमपी में शराब की दुकानें खुली हैं और संवाददाता शरद जुड़ गए। शरद, अब कोरोना टैक्स लगाने के संकेत दिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, यानी कि समझा जाए शराब की जो कीमत है वो और ज्यादा होगी। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि बाकी प्रदेशों में भी इस तरह का जो अतिरिक्त टैक्स है, कोरोना टैक्स जिसे कह सकते हैं, वो लगाया है। तो मध्य प्रदेश सरकार भी इस बात पर विचार कर रही है क्योंकि शराब कोई ऐसी चीज नहीं है जो भोग विलासिता की चीजों में शामिल ना हो या ना की जाती हो। ऐसे में अगर उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है तो फिर सरकार को इससे कोई परहेज नहीं है। यही वजह है कि अब ये माना जा रहा है कि प्रदेश में भी जो शराब है उस पर टैक्स, कोरोना टैक्स अतिरिक्त तौर पर लगाया जा सकता है। कल ही उत्तर प्रदेश से भी खबर आई थी कि वहां की सरकार ने इस तरह का जो अतिरिक्त टैक्स है वो जो शराब की बोतलें होती हैं उसके एमएल के हिसाब से लगाया है। तो कुछ तैयारी इसी तरीके की मध्य प्रदेश में भी कोरोना टैक्स लगाने की है। हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर इस संबंध में जो आदेश हैं वो जारी भी कर दिए जाएं। बिल्कुल। अब शरद, कल से ही शराब की दुकानें खुली हैं, वैसे भी सहमति बन नहीं पा रही थी शराब व्यवसायियों और सरकार के बीच में। 2 दिन की चर्चा के बाद सहमति बनी, उसके बाद टैक्स को बढ़ाए जाने का जो संकेत दिया है, तो शराब कारोबारियों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं? क्या कोई रिएक्शन सामने आया इस पर? देखिए रीनू, इसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये टैक्स लगा के दरअसल सरकार भी ये देख रही है कि ये वक्त ऐसा है जब शराब पर पाबंदी है और इस पाबंदी के दौरान लोग किसी भी कीमत पर, जो शराब के शौकीन हैं वो किसी भी कीमत पर शराब खरीदने को तैयार हैं। और इसी का फायदा उठाकर जो शराब ठेकेदार हैं वो बात भले ही ये कहें कि उनको नुकसान हो रहा है या उनकी परेशानी है, लेकिन जब कल दुकानें खुली तो फिर ये बात भी सामने आई कि कई दुकानों पर जो शराब की बोतलें हैं वो एमआरपी से 500 से लेकर 1000 रुपए तक में अतिरिक्त दामों पर बेची जा रही है। ये जो पैसा है वो सीधे ठेकेदारों की जेब में जा रहा है, जबकि सरकार को इससे कोई फायदा नहीं है। तो सरकार टैक्स लगाकर कम से कम जो अपना राजस्व का घाटा है उसको भर सकती है, क्योंकि लोग इस वक्त शराब किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हैं। जी बिल्कुल। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, शराब की कीमतों में इजाफा होने के संकेत दिए गए हैं क्योंकि राजस्व को बढ़ाने के लिए अब इसमें कोरोना टैक्स लगाने की बात सामने आ रही है। ये तो पहले ही सरकार उनकी कीमतें बढ़ा चुकी है जी, और नियत कीमतों से ज्यादा पर शराब बिक रही है। इसकी शिकायतें पूरे प्रदेश भर से आ रही हैं। अब सरकार उसी को रेगुलराइज करने की कोशिश कर रही होगी। अब जब ये कानून बन के सामने आएगा तब इस पर चर्चा करना ज्यादा उचित होगा। अभी तो केवल एक अखबारी खबर है। सरकार क्या करना चाहती है ये चीज अभी स्पष्ट नहीं है। जी, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पे संकेत दे दिए हैं कि अन्य राज्यों, यूपी समेत जैसे कुछ और राज्य हैं जहां पर कोरोना टैक्स लगाया गया है शराब पर। तो ये भी जानकारी जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो शराब कारोबारी हैं वो 500 रुपए से 1000 रुपए तक महंगी शराब बेच रहे हैं, तो ये सीधा पैसा उनकी जेब में जा रहा है। तो राजस्व में इजाफा हो, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, बहुत ज्यादा इस वक्त राशि की जरूरत है, तो एक तरीके से टैक्स को आप किस तरीके से देखते हैं, सही है? नहीं, अभी ये तो अभी पहले जब सामने चीज आएगी तभी मैं उसको बोलूंगा। अभी तो उनको तो रोज इशारों में बातें करते हैं, आधे इशारे उनके शाम तक फुस्त हो जाते हैं। तो जब तक कोई चीज जो है कागज पर नहीं आती है तब तक मैं इस पर कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ। पहले कागज पे चीज आ जाए तब हम उसको उस पर कुछ बोलेंगे। तो अभी तो ऐसी कोई बात है नहीं। दूसरी चीज ये है कि सारे ठेकेदार तो दुकान चालू करना ही नहीं चाहते। उन्होंने लिखित में दिया है, इन्होंने मीटिंग बुलाई थी उनकी, और मीटिंग बुला के उन्होंने उसका विरोध किया कि हम नहीं खोलना चाहते दुकान, क्योंकि उनकी अपनी शर्तें हैं और उन शर्तों पर वो बात करना चाहते हैं। सरकार तो उनसे कह रही है कि दुकान नहीं खोलोगे तो हम आपको निपटा देंगे। ये भी बयान अखबारों में भूपेंद्र जी, सरकार का ये भी कहना है कि ब्लैक में तो शराब बेच ही रहे थे। तो सरकार क्या कर रही थी? ये तो कानून व्यवस्था का प्रश्न होगा। इसका मतलब सरकार खुद स्वीकार कर रही है
कि जो ब्लैक में उनके यहाँ शराब बिक रही थी और वो हाथ पे हाथ रखे बैठे थे। जी ये सरकार ही स्वीकार कर रही है, इसका मतलब तो। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले कि ब्लैक में तो शराब बिक ही रही, कि हमको मालूम नहीं है क्या? बिक ही रही थी तो इसका मतलब है तुमने रोकी क्यों नहीं भाई? आप किस लिए गृह मंत्री है? ये काम किसका है रोकना? वाकई में सवाल अगर तो आप सब ये जो है ये चीज क्या हम प्रदेश में जो है इस बात को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि चोरी तो हो ही रही थी तो हमने कहा कि चलो बड़ी कर लो? क्या ऐसा जस्टिफिकेशन हो सकता है? क्या शासन ऐसा कह सकता है क्या? एक आम आदमी बोलचाल में बोले तो बात समझ में आती है। ये तो उत्तरदायित्वहीनता है ऐसी बात करना। जी, शराब कारोबारी जो डटे हुए थे कि वो शराब दुकानें नहीं खोलना चाहते हैं, एक तरफ ब्लैक में शराब की बिक्री भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी स्वार्थ जुड़ा हुआ था इस पर? आपने उनकी बात ही नहीं सुनी और सुनना भी नहीं चाहते हैं सारे लोग प्रदेश के, क्योंकि जो है एक लाउड स्पीकर से बोला जाता है और वो सब लोग उसी भोंपू बजाने लगते हैं। वो ये कह रहे हैं शराब के ठेकेदार की सारी फैक्ट्रियां जो शराब बनाने वाली हैं वो रेड जोन एरिया में हैं। हाँ हाँ। जब वहां से पैक होकर माल आएगा वहां पर कितने संक्रमित लोग उनको छुएंगे, कैसे लाएंगे, और उस एरिया के लोग आएंगे तो इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हमारी दुकान के कर्मचारी भी संक्रमित हो सकते हैं जी। तो इस पे सरकार जो है अपना पक्ष रखे और सरकार इसमें कोई आश्वासन दे। तो ये तो बात कर नहीं रहे पैसा कौड़ी और ब्लैक में बेच रहे हैं और नकली बेच रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं। जो मूल प्रश्न उन लोगों ने उठाया है वो मूल प्रश्न प्रदेश की जनता के हित से जुड़ा हुआ है कि अगर रेड जोन एरिया में फैक्ट्रियां हैं और उन फैक्ट्रियों से जो माल आएगा उससे संक्रमण फैलने का खतरा है, क्योंकि वहीं के कर्मचारी पैकिंग करते हैं, वहीं के लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, वहीं के कर्मचारी डिलीवरी देने आते हैं। तो इसमें सरकार अपना पक्ष रखे ना कि सरकार इसकी क्या जिम्मेवारी लेगी? क्या वो उन्हें स्कैन करेगी? क्या वो उनको जो है उनके पहले से टेस्ट करेगी? और क्या जो है पूरी तरह से जो है कोरोना नेगेटिव लोग ही जो है इस परिवहन के काम में जुड़ेंगे? ये सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए और जो मूल बात की चर्चा करनी चाहिए। ये कह रहे हैं ठेकेदार, इस पे चर्चा कहीं सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आपके पास आया हो तो आप बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सवाल तो ये भी है कि ऐसे समय में जिस वक्त लोगों को घरों से बाहर ना निकलने के लिए कहा जा रहा है, शराब दुकानें खोल दी गई हैं, तस्वीरें हमने देखी, बड़ी संख्या में जो शराब के शौकीन है वो लाइन से लगे रहे, यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। वहां पर तो पुलिस भी किसी को ये नहीं कह रही है कि आप लोग दूर दूर रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। कैसी व्यवस्था है ये? एक तरफ 5 लोग यदि साथ में हैं तो उनको मारा जा रहा है और दूसरी तरफ 500 लोग एक साथ निकल के जा रहे हैं तो उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। ये शराब पीने वाला तो शराब पिएगा और उससे के माध्यम से जो कोरोना फैलेगा। बीजेपी विधायक मोहन यादव जी जुड़ गए हैं। मोहन जी, ये कैसे व्यवस्था है? बहुत आश्चर्य की बात है कि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की बात कही जा रही है, शराब दुकानें खोल दी गई ताकि लोग घरों से बाहर निकलें। देखिए, ये शराब दुकान खोल दी गई, ये तो वैसे तो राष्ट्रीय पॉलिसी है। अभी विषय इतना ही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए बाकी दुकानों के लिए, जैसे राशन की दुकानें खोली है, दूध की खोली है, किराने की खोली है, सब दूर भीड़ बढ़ती है, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट की जो पॉलिसी उसके अंतर्गत सबको कंट्रोल करने का प्लान तो बनाया हुआ है। अब उस प्लानिंग का हमको सबको ही पालन करना है। जैसे कारखाने हैं, अब जिस ढंग से आगे बढ़ करके जो सब्जियों की और बाकी दुकानों पे हमारे, लेकिन इनके क्रमशः रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जो अलग अलग जिसकी लाइन तय है। जैसे रेड जोन में अभी शराब की दुकानें नहीं खुली है तो नहीं खुली है, वहाँ उसको परमिशन नहीं दी है जी। लेकिन ये कितना जरूरी था मोहन जी कि शराब की दुकानें खोलना कितना जरूरी था? इसे रोका जा सकता था। शराब की दुकानें नहीं, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग में सारी दुकानें जो मार्केट पूरे हैं, सारे मार्केट पे बात होगी ना, एक पे थोड़ी होगी अकेली बात। किराने की दुकान, राशन की दुकान, कंट्रोल की दुकान, हर दुकान पे लोग उसी प्रकार से भीड़ लेके आ रहे हैं, क्योंकि घरों से अगर बंद थे वो छूट रहे हैं तो सबको जो जिसकी आवश्यकता है उसको, लेकिन प्रशासन और वो तालमेल करा के कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका अपना जो जो जरूरी है उसका ध्यान रखे। जी भूपेंद्र जी, कोशिश की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। किराने की दुकानों में भी तो भीड़ लगती है, मोहन जी का कहना है। देखिए, मोहन जी सरल आदमी हैं और वो अब पूरी तरह से जो है ये जो अराजकता फैली है इसको वो जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, इसलिए वो दाएं बाएं बात कर रहे हैं।
अभी जो परिस्थिति है जहाँ पर हजारों आदमी एक साथ टूटे पड़ रहे हैं और पुलिस सामने खड़ी है, तो ये मैं कहता हूँ कि जनता को करना चाहिए इसे अपने आप मेंटेन। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहन जी, लेकिन अगर जनता मान लीजिए उसे मेंटेन नहीं कर रही है तो ये दायित्व तो किसका है? शासन का दायित्व है कि उसको मेंटेन करवाए। और अगर शासन उसे मेंटेन नहीं करवा रहा है तो ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है ना। आज आप देखें किसी भी बाजार में जी। हर दुकान के सामने 10 गोले बने हुए हैं, उन्होंने रस्सियां बांध रखी हैं और वो 6-6, 7-7 फुट के अंतर पे लोग खड़े हुए हैं। मतलब ये नॉर्मल प्रैक्टिस में आ गया है लोगों की। अब ये इसमें एक आध दो आदमी इक्के दुक्के गलतियां भी कर रहे होंगे, ये माना जा सकता है, लेकिन जो शराब की दुकान पर जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां तो अद्भुत है ना। ये तो मतलब अब इसमें जो है कोरोना ये रुकेगा थोड़ी। और इन अद्भुत गलतियों के साथ कोरोना का जो संक्रमण है उसमें भी इजाफा हो रहा है। शुक्रिया आप दोनों कम से जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, और साथ ही शरद आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उज्जैन से खबर है जहां पर सीएमएचओ सिविल सर्जन के ट्रांसफर के आदेश निरस्त कर दिए गए। शासन ने इस संबंध में जारी किए आदेश, तो वहीं सीएमएचओ के पद तैनात तो रहेंगी गवली। डॉक्टर मालवी और नदारिया करेंगे पूर्व की तरह काम। बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के मद्देनजर ट्रांसफर हुआ था। तो उज्जैन से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं जहां पर सीएमएचओ सिविल सर्जन के ट्रांसफर के आदेश निरस्त कर दिए गए। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, तो वहीं सीएमएचओ के पद पर तैनात रहेंगी गवली। डॉक्टर मालवी और नदारिया पूर्व की तरह काम करेंगे। कोरोना के बढ़ रहे आंकड़ों के मद्देनजर ट्रांसफर हुआ था। उज्जैन से अहम खबर है जहां सीएमएचओ सिविल सर्जन के ट्रांसफर के आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। सीएमएचओ के पद पर तैनात रहेंगी गवली, तो वहीं डॉक्टर मालवी और नदारिया पूर्व की तरह काम करेंगे। और कोरोना के जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, इसके चलते ट्रांसफर निरस्त किया गया है। ट्रांसफर के आदेश को निरस्त करते हुए अब डॉक्टर मालवी और नदारिया पूर्व की तरह ही यहाँ पर काम करेंगे। तो बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के मद्देनजर ट्रांसफर हुआ था, लेकिन इस ट्रांसफर को रोक दिया गया है क्योंकि उज्जैन में जो हालात हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और संवाददाता आनंद निगम जुड़ गए हैं। आनंद, आप ट्रांसफर के आदेश को निरस्त कर दिया गया सीएमएचओ सिविल सर्जन के, कारण कोरोना के बढ़ रहे लगातार मामले हैं क्या? बिल्कुल यूँ देखिए, जिस तरह से पहले ट्रांसफर किया गया और देर रात तक फिर से खबर आने लगी कि ये दोनों ही ट्रांसफरों को वापस से निरस्त कर दिया गया है, लेकिन इसके पीछे निजी कारण बताए जा रहे हैं। डॉक्टर राजीव नदारिया और डॉक्टर एमएल मालवी दोनों का एक वीडियो एक का जारी हुआ था और एक का ऑडियो यहाँ पर सोशल मीडिया में जारी हुआ था, जो ऊपर तक पहुंचाया गया, जिसके बाद शासन ने इसका निर्णय लिया गया कि उज्जैन में इनकी पदस्थि वापस से फिर से नहीं की जाएगी। और इसी को लेकर संभवतः ये निर्णय हुआ और अलसुबह तक ये खबर पक्की हो गई कि दोनों ही जो कल ट्रांसफर हुए थे उन दोनों को निरस्त कर दिया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका आनंद जानकारी के लिए। तो देर रात ही आदेश दिया गया था, लेकिन इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। अब डॉक्टर मालवी और नदारिया पूर्व की तरह काम करेंगे। बड़े कोरोना के आंकड़ों के मद्देनजर ट्रांसफर हुआ था, लेकिन इसे रोक दिया गया है। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।